तो आप सभी लोग, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम आज इंटर के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है एवं दर्पण क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आई प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? तो देखा जाए प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। एक प्रकार की ऊर्जा कैसे बता दें, जिससे कि अगर हमें अंधेरे कमरे में गए वहां पर कोई वस्तु रखी है तो उसको हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। जब तक कि प्रकाश नहीं, उस वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। परंतु जैसे हम प्रकाश लेकर आए, टार्च लेकर चले जाओ, किसी भी माध्यम से वहां प्रकाश पहुंचा दो तो वह वस्तु दिखाई पड़ जाती है। तो इससे पता चल रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। कोई पूछे प्रकाश को तुम स्वयं देख सकते हो, तो प्रकाश को स्वयं देख नहीं सकते हैं। देखो जैसे ये है, इसको देख सकते हो। आप कोई कह रहा नहीं देख सकते, उसके हाथ में रख सकते हो ना। प्रकाश आ रही, तुम कहते हो प्रकाश है, दूसरा कह रहा नहीं देख रहे हैं, तो उसको पकड़ के दिखा सकते हो? तो दिखा नहीं सकते हो। इससे पता चल रहा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल वह वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। तो इसकी परिभाषा लिख लिया है प्रकाश की। प्रकाश तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो प्रकाश हमारे हुए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तु देख सकते हैं। यदि प्रकाश नहीं है तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। जैसे कि एक अंधेरे, जैसे जब रात हो जाती है तो हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि उस समय हमको प्रकाश नहीं है। यदि प्रकाश नहीं तो किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो लिखवा दे प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं तथा प्रकाश को स्वयं देख नहीं सकते हैं। जबकि प्रकाश को स्वयं देख नहीं सकते हैं, स्वयं देख नहीं सकते हैं। तो ये हुई प्रकाश की परिभाषा। तो देखा जाए प्रकाश एक ऐसी, मतलब प्रकाश कभी कभी तरंगों के रूप में चलती है तो कभी कभी कणों के रूप में चलती है। तो प्रकाश के पड़ने के आधार पर या उसके आधार पर, मतलब वस्तु को देखने, प्रकाश की सहायता से देखने के आधार पर जो वस्तुओं का विभाजन हुआ, तो वस्तुओं का विभाजन दो प्रकार से हो गया। जैसे कोई भी वस्तु है तो वस्तु दो प्रकार की होती है। एक हुई प्रादीप्त वस्तु और एक होती है अपरादीप्त वस्तु। अपरादीप्त वस्तु। तो प्रादीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अपरादीप्त वस्तु किसे कहते हैं, इन दोनों की परिभाषा भी देख लो। वे वस्तुएं, देखो प्रादीप्त की परिभाषा से बता रहे, वे वस्तुएं जिनको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे प्रादीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि क्या हुआ, हमारा सूर्य। अब सूर्य को देखना है तो हमको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जैसे जलता हुआ बल्ब है, जलता हुआ बल्ब है तो उसको टार्च लेकर कभी देखते नहीं है। तो सभी वस्तु किसमें आ जाएंगे, प्रादीप्त वस्तुएं होंगी। जैसे इसकी परिभाषा लिख दे, वे वस्तुएं, वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करें, स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करें। उत्सर्जित करें का मतलब उत्पन्न करें, मतलब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें। जैसे बल्ब है,
बल्ब को जलाते तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, सूर्य है, सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, तो ये सभी वस्तु कैसी हो जाती हैं, प्रादीप्त वस्तु कहलाती हैं। तो वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को सदित करते हैं, स्वयं प्रकाश को सही करे, प्रादीप्त वस्तु कहलाती हैं, करे प्रादीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे कि उदाहरण इनके लिख लो, इनमें जैसे आ जाएगा सूर्य, सूर्य को देखना तो प्रकाश हो सकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद जैसे आ जाए जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, टार्च, जलती हुई टार्च, ये सब क्या हुआ है, प्रादीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हमें मार्कर कहते, मार्कर, तो मार्कर को अगर अंधेरे कमरे में रख दो तो मार्कर दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि इसको अंधेरे कमरे में भी रख दो तो हमको दिखाई पड़ जाएगी। तो कैसी हो गई, अपरादित वस्तु, मार्कर प्रादित नहीं, मतलब जिनको चाहे जहां रख दे उस स्वयं दिखाई पड़े। जैसे सूर्य है, सूर्य को चाहे जहां नहीं रख सकते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब है, तो जलता हुआ बल्ब किसी अंधेरे कमरे में भी रख देंगे तो हमको दिखाई पड़ जाएगा, मतलब उसको देखने के लिए प्रकाश हो सकता नहीं पड़ती। जैसे हम हैं तो अंधेरे कमरे में चले गए तो हम दिखाई नहीं पड़ेंगे, इससे पता चल रहा हम प्रादीप्त नहीं हैं, तो हम चले जाएंगे अपरादित वस्तुएं। तो अपरादित वस्तुएं वे वस्तुएं, वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित ना करें, प्रादीप्त वस्तु कहलाती है, अपरादित वस्तु कहलाती है। अपरादित वस्तु, अपरादित कह दो और चाहे कह दो आदित्य, आदित्य वस्तु कहलाती हैं। वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं अपरादित वस्तु कहलाती हैं। जैसे कि मनुष्य, मनुष्य अगर हुआ तो मनुष्य को, मनुष्य ऐसा तो है नहीं कि स्वयं प्रकाश को उत्पन्न कर दे, मतलब अगर तुम्हें मनुष्य को देखना है तो प्रकाश आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही मार्कर है तो मार्कर, मतलब ये सोचो इसको अंधेरे में रख दो, अगर दिखाई पड़ रहा है तो प्रादित्य में चला जाएगा, अगर दिखाई नहीं पड़ा तो किसमें चला जाएगा, अपरादित्य में चला जाएगा। जैसे बोर्ड है तो बोर्ड को अंधेरे कमरे में रखा होगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो बोर्ड भी कैसा आ जाएगा, अपरादित्य में आ जाएगा। मेज कुर्सी सब किसमें आ जाएंगे, अपरादित्य। इनमें एक सबसे जरूरी है चंद्रमा। देखो चंद्रमा भी आ जाता है अपरादित्य में, क्योंकि अगर तुम्हें चंद्रमा को देखना है तो चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। चंद्रमा किसकी सहायता से दिखाई पड़ता है, सूर्य। यदि सूर्य नहीं है तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे हम पूछे पृथ्वी, मतलब जितने भी ग्रह हैं, तो जितने भी ग्रह हैं सब किसमें चले जाएंगे, अपरादित्य में। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी अगर देखना है तो अंधेरे में जाते कहीं पृथ्वी नीचे जमीन दिखाई पड़ती है, तो जमीन दिखाई नहीं पड़ती, नीचे मतलब ये सब क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी भी किसमें चला जाएगा, अपरादित्य में चली जाएगी, पृथ्वी भी इसमें आ जाते हैं, आद कर देते हैं। तो प्रादीप्त ऐसा होगी कि प्रादीप्त और अपरादित वस्तु अच्छे से समझ नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो रोक कर लिख लो। देखो ये जो पढ़ा रहे हैं ये इंटर वालों के लिए भी, इंटर वाले भी सिलेबस में है, और जो हाई स्कूल में है उनके लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि उनके भी सिलेबस में यही चीजें हैं। तो हम प्रकाश पढ़ चुके हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश के पढ़ने के आधार पर मतलब किन वस्तु से प्रकाश निकलती है, किन वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है। तो उस प्रकार जब वस्तु का विभाजन कर दिया गया है प्रादीप्त एवं अपरादिप्त। अब हम लिखते हैं प्रकाश के गुण, मतलब प्रकाश कैसे चलती है, प्रकाश के क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश के गुण, जैसे कभी एक टार्च लो, टार्च
अब टॉर्च यहाँ लगाते हैं तो यहाँ से टकरा कर वापस चली जाती है। अगर ऐसे भी तो जा सकती थी लेकिन नहीं गई, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा, प्रकाश हमेशा सीधी। जैसे टॉर्च है, मान लीजिए टॉर्च है एक प्रकार की, अगर यहाँ से प्रकाश निकालेंगे तो ऐसे तो है नहीं कि ऐसे से जाएगी, वो हमेशा कैसे जाएगी, सीधे, चाहे जैसे जाएगी सीधे। तो इससे पता चल रहा है प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में, कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति नहीं कर सकती। ये प्रकाश का एक प्रकार का क्या हुआ, गुण हुआ। तो हम बता सकते हैं पहला गुण तो ये हुआ कि प्रकाश सरल रेखा में गति करते हैं। नंबर 1, प्रकाश सरल रेखा में चलती है, सरल रेखा में गति करते हैं, गति करते हैं मतलब चलती है। ये पहला गुण हुआ। इसके बाद दूसरा गुण जैसे हम लिख सकते हैं, दूसरा गुण बहुत ही जरूरी है, पूछा जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, चाहे तो हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, इससे कुछ नहीं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछे नहीं जाएंगे तो जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब वहाँ भी इनका प्रयोग होगा, और हर कई चैप्टरों में ये पूछा जाता है। पूछा जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये प्रकाश का गुण ही तो है। प्रकाश के जो चाल होते हैं वो होते हैं 3 गुणे 10 की घात 8, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होते हैं। तीन गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर। 10 की घात 8 मीटर का मतलब पीछे 0 है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़, मतलब 1 सेकंड में 10 करोड़ मीटर प्रकाश जाती है। किस माध्यम में, निर्वात वाले माध्यम में 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर। हमेशा 1 सेकंड में इतनी प्रकाश चलती है, वह माध्यम कैसा है, निर्वात। तो सबसे पहली बात है निर्वात क्या है, तो निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें कोई धूलकण नहीं होते हैं, मतलब ये खुला हुआ माध्यम होता है। निर्वात में ना तो कोई धूलकण होंगे ना बाहरी कण होंगे, एकदम से फ्रेश माध्यम होता है। तो इसमें प्रकाश की चाल सबसे तेज, चूंकि खुद ही सोच लो कि अगर जहाँ एकदम फ्रेश माध्यम होगा वहाँ टकराने के लिए कुछ नहीं होगा, तब हम खुद ही अगर जैसे टकराने के लिए जहाँ कुछ नहीं होगा तो सीधे चले जाएंगे, धूल कर पड़ते हैं आँख में। तो उसी प्रकार प्रकाश भी ये निर्वात एक फ्रेश माध्यम है, इसमें कोई धूलकण नहीं होते, तो प्रकाश जब चलेगी तो उसके मार्ग में अवरोध नहीं आएगा। तो प्रकाश की चाल सबसे तेज अगर पूछी जाए तो इसी माध्यम में होती है, किसमें, निर्वात में। अगर पूछा जाए प्रकाश की चाल 3, देखो यहाँ प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, इसके बारे में बताए थे रोमर नाम के वैज्ञानिक ने, रोमर, इसके बारे में बताए थे कि प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। अब फिर इसका तीसरा गुण लिखो। जैसे कोई भी वस्तु होती है, 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रादीप्त वस्तु और एक होती है अप्रादीप्त वस्तु। ये तो पारदर्शी, एक होती है पारदर्शी और एक होती है अपारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनके आर पार देखा जा सकता है, उन्हें कहते हैं पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता उन्हें क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे बोर्ड है, तो बोर्ड के उस पार हम देख नहीं सकते हैं, तो एक ऐसा हो गया अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब जिनके आर पार देखा जा सकता है। जैसे कि कोई पॉलीथीन एकदम महीन वाली, या शीशा ले ले, है ना, तो शीशे में जैसे उधर पेंट नहीं तो इस ओर से उस ओर देख सकते हो, तो कैसा हुआ, पारदर्शी हुआ, जिनके आर पार देखा जा सकता है। तो वहां पर अगर टार्च मारोगे तो तुरंत उस पार चली जाती है, प्रकाश उसके चली जाती है। तो इससे पता चल रहा है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम के आर पार चली जाती है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम के आर पार जा सकती है।
परंतु अपारदर्शी माध्यम के नहीं, परंतु अपारदर्शी माध्यम के नहीं, मतलब पारदर्शी माध्यम के आर पार जा सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम के नहीं जा सकता है आर पार। ठीक, पारदर्शी क्या है ये भी बता दिए, अपारदर्शी क्या है ये भी बता दिए। इसके बाद जो चौथा गुण है, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। यही सब होते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश का और भी गुण होते हैं लेकिन मेन में नहीं होता है। इनमें सबसे जरूरी दो लिखवा ले हैं, ये बहुत जरूरी है। प्रकाश की चाल सबसे तेज और प्रकाश की चाल सबसे धीमी। प्रकाश के चाल सबसे धीमी, तो सबसे तेज निर्वात में होती है। निर्वात में और सबसे तेज होती है हीरे में। अरे सबसे धीमी, प्रकाश के साथ सबसे तेज निर्वात में होती है और प्रकाश के साथ सबसे धीमी हीरे में होती है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जो कोई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी है। तो ये प्रकाश के होते हैं, कुछ गुण होते हैं। जैसे माध्यम होता है, यहाँ पर ये भी समझ लो कि इसमें भी पूछा जाता है। जैसे माध्यम हुआ, तो माध्यम का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्या है, एक माध्यम है। माध्यम मतलब कणों से मिलकर बना हुआ एक जो आकार होता है उसे हम कहते हैं माध्यम। जैसे बाल्टी में पानी रखा है तो कौन सा, जल वाला माध्यम। कैसा है, जल वाला माध्यम। ये कैसा है, वायु वाला माध्यम है ना। जैसे कोई लोहा रखा तो कौन सा, लोहे वाला माध्यम है। कांच है तो कौन सा है, कांच वाला माध्यम। मतलब कणों से मिलकर एक माध्यम का निर्माण होता है। तो माध्यम होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सघन माध्यम और एक हमारा होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम, यहाँ पर ये सब भी पढ़ लो साथ में क्योंकि यहाँ पूछा जाता है। तो सघन माध्यम किसे कहते हैं, नाम ही पता चल रहा है सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब घना घना, सघन सघन। माध्यम किससे मिलकर बना, छोटे छोटे कणों से। तो एक होता है विरल माध्यम। अच्छा, विरल मतलब विरल, विरल मतलब विरल, विरल विरल का मतलब होता है दूर दूर। तो विरल माध्यम, देखो कोई भी माध्यम बना तो कणों से मिलकर बना है, तो विरल माध्यम मतलब विरल विरल। तो जिनमें कण बहुत दूर दूर होते हैं उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। जैसे कि ये है, इतना बड़ा आकार है, इसमें एक कण यहाँ, 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 एक कण यहाँ है। और एक दूसरा माध्यम है जिसमें कण बहुत पास पास में, जैसे यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये कैसा, देखो इनमें इतना ही आकार में इतने कण, इनमें इतने आकार में इतने कण हैं। तो ये हमारा हुआ सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। अरे ऐसे सोचो, जैसे पानी हुआ, पानी और लोहे, पानी और लोहा। तो पानी में देखो जब धक्का मारो तो उसमें पानी इधर उधर चला जाता है। मतलब जैसे इनमें धक्का मारोगे तो इनमें गति करने के लिए ज्यादा कण हैं और जबकि इनमें गति नहीं कर सकते हो। जैसे एक कमरा है, एक कमरे में 5 लोग हैं, इसके बाद एक कमरे में 50 लोग को भर दो। तो जब 50 लोग को भरे तो उसमें गहन हो गया कि नहीं, तो सघन माध्यम हो गया। 4 लोग हो तो कैसा है, विरल। जैसे इनमें है धक्का, जैसे पानी हुआ तो जब हम पानी में धक्का मारते तो पानी के कण एक ओर से दूसरे ओर चले जाते हैं। मतलब पानी अपने आप में विरल माध्यम हुआ लोहे की तुलना में, क्योंकि लोहे में धक्का मारोगे तो कण स्वार नहीं जाएंगे। तो अब ये बताओ, जैसे पूछा जाए प्रकाश की चाल सघन माध्यम में तेज होती है या विरल। विरल का मतलब विरल विरल होता है। तो ऐसे कोई भी चीज विरल विरल होती है तो उसमें खुद ही तुम दौड़ पाओगे।
जैसे कहीं भी पेड़ भी लगे हैं तो वहाँ अगर बीरर बीरर पेड़ है तो वहाँ दौड़ना है तो तुम खुद ही दौड़ जाओगे। जैसे सरसों सरसों लगी है, बीरर सरसों लगी है तो विरल माध्यम हुआ। गझिन सरसों लगे तो कैसा हो गया, सघन, है ना। तो अगर गझिन सरसों में कोई दौड़ने को कहे, सरसों मतलब सरसों होती है, तो सरसों में अगर दौड़ने को कहे तो गझिन वाले में दौड़ोगे तो गिर भी सकते हो, मतलब उसमें तेज नहीं दौड़ सकते हो। जबकि बीरल वाले सरसों में तुरंत भाग जाओगे ना। तो इससे पता चल रहा है जैसे जैसे हम चलते वैसे ही प्रकाश को मानो। तो सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल धीमी होती है, प्रकाश की चाल धीमी होती है, प्रकाश की चाल धीमी होती है। इसमें क्या होते हैं, तेज होते हैं। चलिए सोच लो है, विरल मतलब प्रकाश, इसमें माध्यम में प्रकाश की चाल तेज होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बताएं प्रकाश, अब ये हो गए प्रकाश के गुण हो गए। तब ये देखा गया कि जब हम प्रकाश को कहीं पर मारते हैं तो वापस चला आता है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, तो पहले इनका स्क्रीनशॉट लो, तो वीडियो रोक कर इसको लिख लो। तो अब जैसे हम देखेंगे प्रकाश की कुछ घटनाएं होती हैं। जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर डालते हो तो कहीं पर पृष्ठों के आर पार चला जाता है, तो कहीं पृष्ठों के आर पार नहीं जाता है, और कहीं कहीं जाता है तो कम कम जाता है। तो इस आधार पर प्रकाश की कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे घटनाएं हम बता दें, फिर बताए कौन सी घटना पढ़ना पहले शुरुआत में। जैसे घटनाएं प्रकाश की हम परावर्तन भी देखते हैं, अपवर्तन भी देखते हैं, अपवर्तन। इसके मतलब यहाँ पे लेंगे पढ़ेंगे परावर्तन और अपवर्तन। जब प्रकाश कणों की भांति चलती है, कणों मतलब प्रकाश दो प्रकार से चलती है, कभी कभी कणों के रूप में चलती है तो कभी कभी तरंगों के रूप में द्वैत विभाव प्रदर्शित करती है। इसलिए प्रकाश में द्वैत प्रकृति का गुण पाया जाता है। द्वैत प्रकृति का मतलब दो गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी देखा जाता है एक गुण। एक होता है विवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, व्यतिकरण। तो ये सब प्रकाश की कुछ घटनाएं होती हैं। तो इनमें हम सबसे पहले प्रकाश का सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो हेडिंग डाला जाए प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन, यहाँ नाम में पता चला प्रकाश का पास मतलब पीछे लौट जाना, प्रकाश का पास मतलब पीछे लौट जाना। तो प्रकाश जैसे ये टार्च है, इससे प्रकाश यहाँ जा रही है, तब जब तक यहाँ जाएगी वापस नहीं आएगी, सीधे चली जाएगी। कब वापस आएगी, जब यहाँ कोई पृष्ठ मिल जाए, जैसे भाई ये मिल गया तो इससे टकराकर वापस आएगी, टकराकर वापस आएगी मतलब पीछे लौट आएगी। तो पढ़ रहे ना, प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना, जो कि जब तक कि वो पृष्ठ से टकराएगा नहीं तब तक कि वो वापस लौटेगा नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। थोड़ी ले रहे पहले प्रकाश किरण का लिख दो, चाहे किरण मतलब प्रकाश है ना, प्रकाश किरण का किसी चिकनेदार पृष्ठ से, किसी चिकने पालिशदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना, टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अगर ये हाई स्कूल में भी जरूरी है, इंटर में भी जरूरी है। अगर आ गए इस प्रकार तो अगर ये परिभाषा ले दे तब भी गलत नहीं है। प्रकाश का पीछे लौट जाना, तो वैसे समझ लो कि प्रकाश का पीछे लौटना, तो इसमें ये भी जोड़ दो, प्रकाश का किसी चिकनेदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आना जो होता है वही क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। जैसे हम यहाँ एक पृष्ठ है, ये हमारा हुआ एक पृष्ठ और ये है हमारा चिकना पृष्ठ, नीचे वाला हल्का खुरदरा है, ये चिकना पृष्ठ है। तो यदि यहाँ पर कोई प्रकाश किरण डाले, जैसे हम ये प्रकाश किरण डाल दें, तो कभी भी ऐसे सोचो कि जब प्रकाश किरण जब डाली जाती है तो ऐसा नहीं कि सीधे वापस चले जाती। जैसे यहाँ पर प्रकाश से डालोगे, ऐसे प्रकाश मतलब तार से ऐसे प्रकाश डालो तो तुरंत हमेशा इस तरह भागती है। तो जैसे यहाँ पर ये डाले तो ये हमेशा यहीं से इस ओर को भाग जाएगी। तो जो किरण आ रही है इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। इस किरण का नाम कुछ भी दे दो, नाम देना हो दो, ना देना हो ना दो, देने ले तो ये किरण वापस जा रही है। देखो ये किरण इस तरफ को आ रही है, ये किरण इस तरफ को जा रही है, तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये हमारा हुआ चिकना पृष्ठ। देखो प्रकाश का परावर्तन उतना ही अच्छा होगा जितना पृष्ठ चिकना होगा, पृष्ठ जितना चिकना होगा। जैसे कि एक कोई पत्थर है, पत्थर गंदा पत्थर है, जैसे मिट्टी पर है, मिट्टी पर जब प्रकाश की किरणें डालते हो, मतलब टार्च लगाते हो, तब वापस इतनी आसानी से नहीं आती है। जबकि वही क्या हो, एक शीशा हो, जब उस पर डालोगे प्रकाश तो तुरंत वापस लौट आते। मतलब पृष्ठ जितना चिकना होगा, ये जो पृष्ठ होता है जिस पर प्रकाश पड़ रहे हैं वो जितना चिकना होगा, परावर्तन उतना ही तेजी से होगा। क्योंकि वो हमेशा परावर्तन नंबर 1 किस पर निर्भर करता है, पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ। इसे हम नाम कहते हैं, इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, जिस भाग से परावर्तन होता है, जिस भाग से परावर्तन होता है उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। अगर ये पृष्ठ इसका एक नीचे वाला भाग और एक ऊपर, तो परावर्तन कहाँ से हो रहा है, ऊपर वाले से। तो जो परावर्तक पृष्ठ होगा तो कौन होगा, ऊपर वाला होगा। तो पूछा था परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, तो जिस भाग से परावर्तन, जैसे ये पर प्रकाश पड़ी वापस यहाँ से है, तो ये ही हुआ परावर्तक पृष्ठ। तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ प्रकाश पड़ी इस भाग से वापस जा रही है, तो इस भाग को हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। तो इसकी परिभाषा ही लिख देना, परिभाषा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ जगह भी नहीं है और वैसे परिभाषा इसकी इतनी खास भी नहीं है कि समझ में नहीं आएंगे। जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उस भाग को या उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जहां पर प्रकाश पड़ती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पर प्रकाश आ रहे हैं तो इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। अब यहां से अगर एक खींच दे सीधी लाइन, तो इस सीधी लाइन को ही हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब किस लंब लिखा है, अभिलंब। जैसे कोई रेखा है, इस पर जो सीधी रेखा डाली जाती है इसे हम कहते हैं लंब। यहाँ पर यहाँ पड़ रहा है तो इसे क्या नाम कहते हैं, अभिलंब। लंब भी कह दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक कोण यहाँ बन रहा और एक कोण यहाँ बन रहा, दो भाग में बन गए। कोण क्या होता है, दो रेखाओं के बीच झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। इसमें दो रेखाएं हैं, इनके बीच झुकाव है तो इसे हम क्या कर देंगे, कोण। तो यहाँ पर आपतन हो रहा है तो इसे मतलब आपतित किरण हो रही तो इसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण किससे लिखते हैं, आई से। एक यहाँ पर होगा जो किरण जा रही तो इसलिए यहाँ कहेंगे परावर्तन कोण। यहाँ पर देखो लिख दे रहे हैं, देखो ये है आई, जो आई है तो आई एक हुआ और एक हुआ हमारा आर, तो आई को कहते हैं आपतन कोण।
जबकि जो आर हुआ इसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो अच्छे से समझ में आ गया, ये होती है आपतित किरण, ये होती है परावर्तित किरण, ये होती है अभिलंब। यहाँ पर देखो दो रेखा तो इनके बीच झुकाव, इसे कहते हैं कोण। ये एक कोण हुआ, यहाँ पर आपतित हो रही किरण इसलिए आपतन कोण हुआ, यहाँ पर किरण जा रही इसलिए परावर्तित कोण हुआ। तो ये होता है परावर्तन। परावर्तन के कुछ होते हैं नियम, परावर्तन के नियम, ये भी बहुत जरूरी है। मतलब परावर्तन होने के लिए क्या नियम होने चाहिए, कैसे पता करेंगे कि परावर्तन ही है। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम देखो, यहाँ पर प्रकाश डाले तो प्रकाश हमेशा कहाँ से होगी, यहीं से वापस तो होगी। जैसे टार्च लो, अगर टार्च यहाँ लगाए तो टार्च की जब किरणें वापस जाएंगे तो इसी बिंदु से तो जाएंगे वापस। ऐसा तो है कि नहीं कि टार्च यहाँ डाले और प्रकाश वापस यहाँ से, तो ऐसा संभव नहीं। यहाँ पर दिखाई ही पड़ रहा है कि यहाँ पर प्रकाश डाले तो वापस वही बिंदु से जा रही है। तो तुम कह सकते हो कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही बिंदु पर लिख दो या एक ही तल पर होते हैं। लिख दो आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, या इतना न लिख पाओ तो कह दो अभिलंबित तीनों एक ही तल पर होते हैं तथा आपतन बिंदु पर, तब ही कर दो इसका काम, तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम हुआ। दूसरा नियम यहाँ पर दिखाई पड़ा, ये जो झुकाव है और ये झुकाव दोनों क्या है, बराबर। तो ये झुकाव, ये कोण क्या होता है, आपतन कोण, वो हुआ परावर्तन कोण। तो तुम कह सकते हो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार भी लिख सकते हो कि आपतन कोण को लिखते हैं आई से, परावर्तन कोण को लिखते हैं आर से। तो कोण आई ही कोण आर के बराबर होगा। इसे कहते हैं कोण आई, इसे कहते हैं कोण आर, ये कोण का चिन्ह है। तो ये हुआ परावर्तन किसे कहते हैं, अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक कर से लिख लो। तो ये प्रकाश की पहली घटना हुई प्रकाश का परावर्तन। लेकिन कहीं कहीं पर देखे कि जब प्रकाश डाल रहे हैं तो वापस नहीं वापस आ रहे। जैसे यहाँ है बोर्ड, इस बोर्ड पर प्रकाश डालोगे तो प्रकाश तुरंत वापस चली आएगी। लेकिन इसी के जगह पर कोई जैसे पॉलीथीन हो सफ़ेद, या तो मच्छरदानी होती है, तो ये जो है मच्छरदानी है, तो अगर इन पर जब प्रकाश डालो तो प्रकाश वापस नहीं आती, सीधे उस पार चली जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। नाम से पता चल रहा है, जैसे वहां प्रकाश का पास मतलब पीछे लौट जाना,
तो यहाँ प्रकाश का आगे चले जाना, प्रकाश का आगे चले जाना। हम इससे पहले बता ही चुके हैं माध्यम होते हैं दो, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो हमेशा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण ऐसे देख सकते हो, जैसे ये उंगली है तो ये किस माध्यम, जैसे खुद ही इस उंगली का टेस्ट कर ले, उंगली है वायु वाले माध्यम में, जब इसको पानी में डुबोते हो तो कौन सा माध्यम है, जल वाला माध्यम, जल वाला माध्यम। तो देखो ये उंगली कैसी हो जाती है, मोटी दिखाई पड़ती है, हल्की मोटी दिखाई पड़ती है। मतलब जब माध्यम चेंज हुआ तो इसकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन। तो यही क्या होता है, अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन पड़ रहे हैं, तो इससे प्रकाश ये माध्यम हुआ, तो इसमें इतने धूलकण नहीं है तो प्रकाश तेज चलेगी। जब यही प्रकाश चले जाएगी शीशे में तो शीशे में थोड़ी धीमी हो जाएगी। फिर अगर लोहे पर डाल देंगे तो वहां तो एकदम से नहीं जाएगी ना, तो अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित। क्योंकि जब गति चेंज होती है तो वह कोई भी वस्तु अपने मार्ग से विचलित हो ही जाती है। जैसे तुम साइकिल है, साइकिल स्पीड से चला रहे हो तो सीधे चले जाओगे, अगर साइकिल स्लो करोगे तो हल्का डगमग डगमग करने लगती है ना। मतलब यदि चाल में परिवर्तन हुआ तो उसके जो चलने की दिशा में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। लिखो तो परिभाषा, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। माध्यम को क्या हुआ, हम बता चुके माध्यम दो प्रकार के हैं ना, जैसे पानी से लोहे में चली जाए प्रकाश। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, प्रकाश अपने मार्ग से विचलित मतलब भटक जाते हैं, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। जैसे में देखा जाए, कोई भी वस्तु जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कभी भी प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। जैसे एक निर्वात माध्यम हुआ, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तेज। निर्वात से जब वायु में आएंगे तब क्या होगा, वायु में धूलकण हो तो उसमें टकराएगी तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और जैसे चाल धीमी होगी तो उसके मार्ग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे इसके घटना ऐसे देख लो, दो बना रहे हैं, जैसे ये एक है तो ऊपर वाला है सघन माध्यम, और जो नीचे वाला भाग है ये है विरल माध्यम वाला। एक ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। जैसे प्रकाश को यहाँ प्रवेश कराओ, जैसे एक प्रकाश जा रही है, सघन माध्यम में जाएगी तो धीमे धीमे जा रही है, ऐसे से जाएगी धीमे धीमे, लेकिन इसको जाना कैसे था, सीधा इसका ये हुआ, सीधा इसका ये हो गया।
लेकिन जैसे कोई भी चीज़ संघन माध्यम से जैसे विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, सर से स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी अधिक हो जाएगी, स्पीड अधिक हो जाएगी। मतलब जब एक माध्यम से कभी भी दूसरे माध्यम में प्रवेश करोगे तो जब चाल ज़्यादा हो जाएगी तो तुरंत भाग जाओगे। तो इसे ये जाना था इसको इधर, लेकिन ये तुरंत मुड़कर के इधर चली गई, इधर चली गई। तो ये हुआ, क्या हुआ, अपवर्तन। इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ऐसे क्यों जा रहे, तुम खुद ही सोच लो। जैसे वायु वाले में चल रहे हो, वायु वाले में चल रहे हो, तब जब वायु वाले में चलोगे, जैसे पानी वाले में जाओगे माध्यम में, तो तुम क्या हो जाओगे, धंस जाओगे। जैसे ये ठोस वाला माध्यम है, कहीं कचरा हो जाए और कचरा हो जाए, पानी भरा है, तो क्या वैसे ऊपर ऊपर चले जाओगे, नहीं। क्योंकि जैसे वो कैसा माध्यम मिला, विरल, तो हमेशा क्या हो जाओगे, झुक जाओगे। जैसे उसको जाना था इसे, तो अगर ये विरल जैसे ये हुआ तो तुरंत जैसे मिला तो सर से क्या हो गया, भाग गया। तो ये घटना क्या हुई, अपवर्तन। इनमें जब स्पीड से जाओगी, स्पीड से जा रहे, बहुत तेज स्पीड से, तुमको जाना चाहिए था इधर, सीधे ही हुई। लेकिन जैसे स्पीड बढ़ती है तुम धीमे धीमे चलोगे, और जैसे धीमे धीमे चलोगे तो तुम क्या होगे, तुम्हारा जब मार्ग हो जाएगा इस तरह हो जाएगा, देखो कुछ इस प्रकार चला जाएगा। तो यही क्या होता है, अपवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर एक लंब डाल देते थे, अभिलंब वहाँ पर, तो यहाँ भी एक अभिलंब डाल देते हैं, तो ये किरण जानी चाहिए थी उधर, उधर चली गई। तो जब देखो प्रकाश ये जा रही है, इसे कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ये किरण जा रही है, इसलिए इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम अभिलंब, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो झुकाव होता है उसे हम क्या कहते थे, आपतन कोण। तो यहाँ पर एक कोण ये बन रहा है, और अगर यहाँ पर अभिलंब और इनके बीच झुकाव तो एक कोण ये बन रहा है, कोण ये बन रहा। तो यहाँ पर दो दो कोण बन रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण का मतलब आई और परावर्तन कोण का मतलब आर कहते हैं। यहाँ हुआ, यहाँ भी ये हो जाएगी आपतित किरण और ये हो जाएगी परावर्तित किरण जो जा रही है। आपतित किरण, यहाँ भी झुकाव है तो यहाँ भी एक कोण बनेगा, यहाँ भी एक कोण बनेगा। यहाँ होता है आई और यहाँ होता है आर। तो यहाँ देखो क्या ये आई और आर बराबर है, तो आर बड़ा है और आई क्या है, छोटा है। मतलब यहाँ आई और आर बराबर नहीं होते, यहाँ चेंज होते हैं। आई हुआ आपतन कोण, आर हुआ परावर्तन कोण। तो अपवर्तन की परिभाषा भी लिख सकते हो कि जब कोई प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं तो अभिलंब से दूर हट रहे हैं, अभिलंब से दूर हट रहे हैं। जबकि जब हम विरल माध्यम से किसमें प्रवेश करवाए हैं, संघन माध्यम प्रवेश करवाए हैं, जाना था इसको इधर, लेकिन अभिलंब की पास आ रही है, अभिलंब की पास, क्योंकि यही तो हमारा क्या कहलाता है, अभिलंब। तो यहाँ पर ये गुण लिख सकते हो, इसका साक्षात उदाहरण तुम खुद ही देख सकते हो कि जैसे ठोस वाले माध्यम में चलते हैं, पानी वाले माध्यम से तो धंस जाते हैं, हमेशा धंस जाते हैं, ठीक। तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है, ये लिख लो पहला फैक्ट ये कि जब प्रकाश किरण, लिख लो संघन माध्यम से विरल माध्यम, संघन माध्यम से विरल माध्यम, माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो
अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाते हैं। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं तो अभिलंब की और झुक जाती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। अभिलंब झुक जाते हुआ, ये हुआ परावर्तन इस प्रकार। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो रोककर लिख लो। अब जैसे परावर्तन के वहां नियम थे तो यहाँ अपवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। तो इसमें एक नियम तो बहुत जरूरी है, जैसे कहते हैं स्नेल का नियम। जैसे वहां परावर्तन के 2 नियम थे तो यहाँ अपवर्तन के भी 2 नियम होंगे। अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम तो सेम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे यहाँ पर जब हम प्रकाश डाल रहे थे तो आई थी यहाँ पर, जाई गई थी यहाँ पर ना, तो एक ही बिंदु से तो हो रहा था। तो यहाँ पर पहला नियम तो ये हुआ। चाहे प्रथम नियम हेडिंग डाल के लिख लेना और चाहे ऐसे लिख लेना 1 नंबर। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते दूसरा नियम तो प्रथम परावर्तन अपवर्तन का दूसरा नियम लिख लो और चाहे स्नेल का नियम कह दो, क्योंकि ये स्नेल के नियम के नाम से भी पूछा जाता है। स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम क्या कह रहा था? साइन आई बटे साइन आर बराबर नियत। साइन आई बाई साइन आर बराबर नियत होता है, स्नेल का नियम था। स्नेल का नियम कह रहा था कि जब कोई भी कभी भी अपवर्तन होता है, कभी भी अपवर्तन की घटना में आपतन कोण आई क्या हुआ? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है।
अनुपात नियत होता है। आपतन कोण की ज्या क्या हुआ, साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या। कॉस होता है, एक होता है उसे कहते हैं कोज्या। एक होता है टैन, उसे कहते हैं स्पर्शज्या। तो आपतन कोण की ज्या मतलब, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, तथा परावर्तन मतलब आर। परावर्तन कोण का मतलब क्या हुआ, आर। परावर्तन कोण की ज्या, परावर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियत के बराबर होता है। यही स्नेल का दूसरा नियम था। और इसी नियत को आगे चल के हम मान लिए एन, इसलिए हो गया साइन आई बाई साइन आर बराबर एन। साइन आई बाई साइन आर बराबर एन। एन को कहते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अगर इसकी परिभाषा है तब भी यही लिख सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या, जब कभी परावर्तन होता है तो आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यह अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो ये इस अपवर्तन के नियम है, इनका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर या तो वीडियो रोक कर इनको लिख लो अच्छे से। ये हुआ अपवर्तन के नियम। अब हम पढ़ेंगे दर्पण किसे कहते हैं। परावर्तन भी हो चुका और अपवर्तन भी हो चुका। जैसे एक बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब पता चल रहा है, प्रति का बिंब मतलब स्वयं का, बिंब मतलब आकृति। जब हम किसी दर्पण में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं तो हमारी आकृति दर्पण में बन जाती है, दर्पण में बन जाती है, उसे ही कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। तो सबसे पहली बात है दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण। फिर अभी प्रतिबिंब की परिभाषा बता रहे और अच्छे से। दर्पण, दर्पण जैसे ये शीशा हुआ, शीशे के हम कोई भाग, जैसे शीशा हुआ तो किसी भाग पर कुछ ना किया जाए तो शीशे से हमारा, जैसे हम इधर से देखेंगे तो उधर वाले हमको देख लेंगे, हम उनको देख लेंगे, आर पार देख लेंगे, आर पार देख लेंगे। तो वो उसे हम क्या कहते हैं, कांच। ये क्या हुआ, कांच ही तो है, किसी कांच का टुकड़ा है, आर पार देख रहे हैं। लेकिन अगर उसके एक भाग पर हम क्या चढ़ा दें, पालिश, एक भाग पर पालिश चढ़ा दें तो यही क्या हो जाएगा, दर्पण। यही हो जाएगा दर्पण कहो या शीशा कहो। जैसे घर में जो शीशा होता है तो जब शीशे पर जब देखो तब उनके एक भाग पर क्या चढ़ी होती है, पालिश चढ़ी होती है। ये पालिश हम किसी भी चीज़ की चढ़ा रहे हैं, पारे के चढ़ा सकते हैं, एल्युमिनियम के चढ़ा सकते हैं, किसी भी चीज़ की पालिश चढ़ा सकते हैं। तो जैसे शीशे के आर पार देखा जा रहा था ना, लेकिन एक भाग पर हम क्या चढ़ा दिए, जब पालिश चढ़ा दिए तो हमारा फोटो वापस आ रहा है। फोटो जैसे हम यहाँ देखे दर्पण में, जैसे ये दर्पण हुआ तो हम अगर यहाँ देखेंगे तो हमारा यहाँ फोटो बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पीछे लगा है पालिश, पीछे लगी है पालिश, और जब पालिश लगी है तो हमारा क्या हो जाएगा, वापस हमारी प्रकाश क्या हो रहा है, हमारा फोटो वापस आ रहा है। तो अगर वापस आने की घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि दर्पण में प्रतिबिंब किस कारण दिखाई पड़ता है, तो परावर्तन के कारण ही दिखाई पड़ता है। क्योंकि पीछे कुछ नहीं था तो वो रोक कोई नहीं पा रहा था, लेकिन जब पालिश चढ़ गई तब उनमें क्या हो गया, वापस टकराने की क्षमता आ गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो दर्पण की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हो कि किसी कांच के टुकड़े के एक भाग पर पालिश चढ़ी हो तथा दूसरा चमकदार हो, उसे हम कहते हैं दर्पण कहते हैं। दर्पण कह दो या शीशा कह दो। तो इसकी परिभाषा बहुत इजी है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। किसी कांच के टुकड़े के एक भाग पर पालिश चढ़ी हो तथा दूसरा चमकदार होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। घर में जो शीशा होता है उनको देख लो, एक भाग पर पालिश चढ़ होता है, दूसरा चमकदार होता है, वही हुआ दर्पण कहो या शीशा कहो। तो जब दर्पण का विभाजन हुआ तो दर्पण का विभाजन दो प्रकार से हो गया। एक हो गया समतल दर्पण, एक हुआ समतल दर्पण,
समतल दर्पण, और दूसरा हमारा हुआ गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण से पता ही चल रहा है कि समतल कांच का कोई टुकड़ा होगा, और गोलीय का मतलब हल्का गोल गोल होगा। तो जब किसी समतल कांच के टुकड़े, जैसे ये क्या हो गया, समतल हो गया, एकदम सीधा है, बराबर है ना, ये कांच का टुकड़ा था, इसके एक भाग पर हम चढ़ा दिए पॉलिश, एक भाग पर चढ़ा दिए पॉलिश, और ये वाला क्या हुआ, इधर वाला भाग चमकदार हुआ, तो उसे कहेंगे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की परिभाषा ये लिख सकते हो, किसी समतल कांच के टुकड़े के जिसके एक भाग पर पॉलिश चढ़ी हो तथा दूसरा चमकदार हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण का मतलब गोल होगा, जैसे कि एक ये कांच का गोला था, तो इसके अगर दो खंड कर दिए, तो एक खंड देखो ऐसे हो गया और एक खंड ऐसे हो गया, तो दो खंड हो गए। किसी की इच्छा है भैया पॉलिश चढ़ाओ बाहर, तो किसी की इच्छा नहीं, पॉलिश कहाँ चढ़ा दो, अंदर। तो दर्पण कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार हो गए नहीं, क्योंकि ये गोलीय है तो मतलब गोले, कोई कांच का गोला होगा उससे बना होगा, तो इसे ये कांच का गोला, इसके दो खंड कर दिए, तो एक खंड इस प्रकार हुआ, एक खंड इस प्रकार का हुआ। कोई सोचेगा पेंट कहाँ से कर देगा भैया, उभरा हुआ तल जो है, और कोई सोचेगा भैया पेंट कहाँ से कर दो, अंदर वाले तल से कर दो। तो इस प्रकार जब गोलीय दर्पण का विभाजन हो, दो प्रकार से हो गया, एक हमारा हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और एक हो गया उत्तल दर्पण। अगर इनकी सबकी परिभाषा लिखने तो परिभाषा भी लिख सकते हो, चाहे इनकी लिख दें, किसी समतल कांच के टुकड़े के एक भाग पर क्या हो, पॉलिश चढ़ी हो और दूसरा चमकदार हो, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब ये हुआ हमारा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए, जैसे इस प्रकार बने होंगे, तो जैसे देखा जाए एक भाग पर पॉलिश चढ़ी है और एक भाग, तो इससे अंदाजा लगाओ, आ से मतलब अंदर, आ से मतलब अंदर, जिनमें देखे कहाँ, अंदर, तो पॉलिश कहाँ चढ़ी होगी, बाहर की ओर। मतलब जैसे ये है, ये हुआ, ये हमारा दर्पण हो गया। आ से अंदर, अंदर कौन होगा, यही तो है, बाहर कौन होगा, यही हुआ, और जैसे ये हुआ तो ये बाहर वाला हुआ और ये क्या हो गया, अंदर वाला हो गया। ठीक, तो जिनमें आ से मतलब अंदर में, जिनमें देखे कहाँ से, अंदर से, तो पेंट कहाँ रहेगा, बाहर की ओर पेंट रहेगा, बाहर। अरे इसे ए दे दो, इसे क्या नाम दे दो, बी दे दो। तो दर्पण में प्रतिबिंब हमें किस कारण दिखाई पड़ता है, तो परावर्तन कारण दिखाई पड़ता है। यहाँ पर चाहे फैक्ट लिख लो, दर्पण में ऊपर लिख दें, दर्पण शीशा एक ही चीज है। दर्पण में प्रतिबिंब परावर्तन के कारण दिखाई पड़ता है, कारण दिखाई देता है। तो इनमें अंदर बता दबे हुए तल से, इनमें परावर्तन कहाँ होगा, दबे हुए तल से होगा, उसे कहेंगे अवतल दर्पण कहते हैं। ऊ से मतलब उभरा हुआ, ऊ से मतलब उभरा हुआ, मतलब जिनमें परावर्तन हो उभरे हुए तल से, तो ये भाग है तो उनका उभरा यही तो हुआ, तो पेंट कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा। जैसे ये दर्पण है, इसके अंदर वाले भाग पर चढ़ी हो पॉलिश, और दूसरा ऊपरी भाग कैसा हो, चमकदार हो, उसे ऊ से मतलब उभरा, आ से मतलब अंदर, इसकी परिभाषा लिख दो, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय
दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से हो, दबे हुए तल से हो, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से हो, उभरे हुए तल से हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इस प्रकार दर्पण के दो पार्ट हो गए, ये समतल दर्पण हुआ, ये क्या हो गया, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण इसे कहते हैं। समतल दर्पण से क्वेश्चन पूछा जाता है तो समतल दर्पण से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उतने लिख ले जाए। यहाँ पर कुछ इनकी परिभाषाएं लिख दें, कुछ नियम। देखो यदि समतल दर्पण हुआ तो समतल दर्पण में अगर हम हैं 50, बात है मान लिए कि अगर हम 5 फुट के हैं तो अगर समतल दर्पण में अपना पूरा दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, अपना प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना आकृति देखने के लिए। तो अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो वस्तु के आकार के आधे लंबाई का दर्पण लेना चाहिए, समतल दर्पण, है ना। तो इनके फैक्ट लो, समतल दर्पण इस प्रकार का होता है। चाहे यहीं पे बना था ना, तो चलो थोड़ा कम कर दो बस। इसका ये चिकना होता है, ये होता है चिकना। तो इसका एक फैक्ट ये लिखो कि समतल दर्पण में जो वस्तु के मतलब अगर पूरा प्रतिबिंब देखना तो वस्तु के आकार के आधे लंबाई का दर्पण लेना चाहिए। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए वस्तु के आधे आकार का दर्पण लेना चाहिए, समतल दर्पण लेना चाहिए। मतलब जैसे अगर व्यक्ति है, देखो इससे क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि कह देगा कि वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसे कितना लंबा समतल दर्पण लेना चाहिए, तो उसके आधे आकार का 10 का मतलब 5 का लेना चाहिए। मतलब अगर व्यक्ति की लंबाई जैसे हम मान लिए 6 मीटर है, 6 मीटर का तो व्यक्ति हो ही नहीं सकता, हम मान लिए कि 6 मीटर का हो गया, व्यक्ति की लंबाई 6 मीटर का है। तो अगर पूरा उसे प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की लंबाई वस्तु के आधे 6 का मतलब 3 मीटर का ले लो, तुम्हारा पूरा प्रतिबिंब सर से पैर तक उस दर्पण में दिखाई पड़ जाएगा। फिर दूसरा नियम क्या होता है, अगर समतल दर्पण में हम 10 की चाल से जा रहे हैं, समतल दर्पण जैसे समतल दर्पण लगा है और हम यहाँ से जा रहे हैं 10 की चाल से, तो तुमको दर्पण में दिखाएगा कि 20 की चाल से आ रहा है, मतलब वास्तविक चाल से दुगने चाल से हम आते हुए प्रतीत होंगे। ये समतल दर्पण की दूसरी निशानी है। मतलब समतल दर्पण में यदि हम समतल दर्पण की और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं तो दर्पण में इससे दुगने रफ्तार का हमें दिखाई पड़ेगा। मतलब हमें महसूस यही हो गया कि हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे हैं। इनमें भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो समतल दर्पण के सामने समतल दर्पण में उसकी चाल क्या दिखाई पड़ेगी, तो 20 का दुगना 40 किलोमीटर प्रति घंटे दिखाई पड़ेगी। ये समतल दर्पण की दूसरी निशानी है। फिर तीसरी निशानी, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, मतलब यहाँ पर वक्रता त्रिज्या ही नहीं होती, मतलब फोकस दूरी भी क्या होती है, अनंत होती है। ये हमेशा ध्यान
रखना। तो दर्पण से केवल इतने ही बातें पूछी जाती है। कहो तो ये वाला लिख दें कि यदि व्यक्ति की चाल, यदि ये लिख लो, यदि व्यक्ति की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दर्पण में उसको 2B किलोमीटर प्रति घंटा, 2B किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई देगी। तो हमेशा दोगुना, अगर 10 की चाल से आ रहा है तो 20, अब 50 की जा रहे हैं तो 100 की चाल से। इस दर्पण से ये सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे ही जाते हैं लगभग में हर एग्जाम में। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में एक एक करके। पहले अवतल के कुछ मुख्य बिंदु पढ़ लेंगे, फिर उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लेंगे। मतलब सबसे पहले गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की परिभाषा हो चुकी, अब हम डालेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, क्योंकि समतल दर्पण की परिभाषा भी हो गई और इसके गुण भी हो चुके। तो इनका ले लो स्क्रीनशॉट। पूछा जाए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, समतल और गोलीय। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इनको भी ले लें। अब इनका ले लो स्क्रीनशॉट अच्छे से, फिर आराम से वीडियो या तो वीडियो रोक कर लिख लो। अब हम पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण क्या है, और ये भी हमेशा ध्यान रखना कि दर्पण में प्रतिबिंब परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो दर्पण में प्रतिबिंब किस कारण दिखाई पड़ता है, तो हमेशा परावर्तन कारण ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि तभी वापस आएगी। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण, तो अब हम गोलीय दर्पण जो है, तो गोलीय वीडियो काफी लंबी हो जाने के कारण अब गोलीय दर्पण क्या होता है, इनमें क्या मतलब क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।